वेलकम स्टूडेंट। आज जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक्सप्लेन किया था इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इन केस ऑफ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो भी एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है इनसाइड द सेल कैरी आउट हो रही है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, इससे पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की है कि एक सेल है और सेल के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, डीएनए है या फिर क्रोमोसोम है, ये सबकी सब एक्टिविटी कैरी आउट होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है डीएनए। ओके, अब ये डीएनए का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? इट कैन कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी कैरी आउट होती है उनको कंट्रोल करने का काम होता है डीएनए का। अगेन इसका सेकेंड फंक्शन क्या है? इट सिंथेसाइज, ये क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा अदर मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर बन रहे हैं उन बनने के लिए या फिर बनाने के लिए जो हेल्पफुल रहता है वो डीएनए। डीएनए का एक फंक्शन क्या देखा हमने कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है वो होगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए, क्योंकि उसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसके वजह से ये चीजें होती है। सेकेंडली इट सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स। अब सेल के अंदर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन मॉलिक्यूल को बनाने का काम भी करेगा डीएनए। उन मॉलिक्यूल को बनाने का काम किसका है? डीएनए का है। अलॉन्ग विद दैट तीसरा फंक्शन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम भी रहता है डीएनए का। ये इसकी मेन एक्टिविटी है डीएनए की, क्योंकि हम इसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। अब ये तीनों चीजें रेगुलेट करने का काम डीएनए का है, जो ऑकर विद इन दी न्यूक्लियस। जो कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एक्चुअली स्टडी क्या करना है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हर बार ऑर्गेनिज्म को। एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो बनती है वो सिंगल सेल से बनती है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी सेलुलर रहता है। यहाँ पे भी यूनिसेलुलर रहता है पर बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये यहाँ पे वन टाइम होगी और यहाँ पे हर सेल में होगी। जितने भी सेल प्रेजेंट है हर एक सेल में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की प्रोसेस होगी। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। वो खुद की एक एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करता है। उस एग्जैक्ट कॉपी को रेप्लिका भी बोलते हैं। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ रेप्लिका। डीएनए मोलिक्यूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। खुद की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। एक्चुअली दो बनाता है, वहां पे दो कॉपी बनती है यहाँ पे। वैसे हम आगे देखेंगे उसको उस चीज को। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन कि डीएनए मोलिक्यूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। सो दैट इज, उस एग्जैक्ट कॉपी को बोलेंगे हम रेप्लिका और उस प्रोसेस को बोलेंगे जहां रेप्लिकेशन हो रहा है, जहां पे एग्जैक्ट कॉपी बन रही है डीएनए की, दैट इज द रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेप्लिकेशन। ओके, क्लियर हुआ है? देखो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल रहता है तो एक ही सेल में रेप्लिकेशन होगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा। तो ऑब्वियसली जितने भी सेल प्रेजेंट है अंदर बॉडी में, तो हर एक सेल के अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। रिप्रोड्यूस होना है सेल को। अगर सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि वहां पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो वो जो कैरेक्टर है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होगी? एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होने के लिए उस सेल को रिप्रोड्यूस होना पड़ेगा। और वो सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वहां पे हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है नेक्स्ट सेल में। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा? प्रोड्यूस इट्स एग्जैक्ट कॉपी एंड दैट एग्जैक्ट कॉपी इज कॉल्ड एज अ रेप्लिका। उस एग्जैक्ट कॉपी को हम बोलेंगे रेप्लिका। उसके बाद में हमको क्या डिस्कस करना है कि जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, आपको पता है कि सेल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। ओके,
यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है जो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि डीएनए भी प्रेजेंट है और डीएनए के साथ अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन से मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे? तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले के लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड क्या है ये डिस्कस किया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इन न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल, दैट इज ए, जी, सी, टी और यू, ये सब के सब प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट है विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, यूरेसिल। यूरेसिल कब? जब आरएनए प्रेजेंट रहेगा। ये डीएनए, अगर जहां पे डीएनए का हम रेप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? यूरेसिल एब्सेंट रहेगा, क्योंकि डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है? एडेनाइन भी अंदर प्रेजेंट है, ग्वानाइन भी अंदर प्रेजेंट है, साइटोसाइन भी अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ में थायामाइन भी अंदर प्रेजेंट है। ये सब के सब यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का वर्क हमें अभी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में काम आने वाला है। तो आपको पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि डीएनए इज अ ट्विस्टेड लैडर, उसे हमने ट्विस्टेड लैडर ऐसे कंसिडर किया। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बोला है। यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके बीच में जहां पे ये सीधा किया है इन्होंने, यहाँ पे देखो ए टी जी सी, ए टी जी सी। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे जो कनेक्शन के लिए जो बॉन्ड यूज होता है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, देन इसके अंदर ये ए के साथ जो टी कंबाइन हो रहा है या फिर सी के साथ में जो जी कंबाइन हो रहा है, फिर से वही चीज रिपीट होगी हर सीक्वेंस में। कभी सी इधर रहेगा, कभी जी इधर रहेगा, कभी टी इधर रहेगा या फिर ए इधर रहेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में जो है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये चीज ध्यान में रखना कि इन लोगों के बीच में जो है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये जो प्रेजेंट है बीच में वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे बोलते हैं हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन। इसे बोलेंगे हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन। जैसे ये डीएनए 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ है, तो जब हम इसे सीधा करेंगे, इससे पहले मैंने बोला था, वो डायग्राम में निकाल के दी थी कि अगर हमने इसे सीधा किया तो अगर ये 5 प्राइम और 3 प्राइम ऐसी पोजीशन है तो 5 का एंड 3 होगा और 3 का एंड 5 होगा। ये पोजीशन रहती है उसकी। ओके, तो ये जो सीधा ये एक डायरेक्शन है, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन। उसे बोलेंगे हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब ए के साथ हर बार टी जाएगा और सी के साथ हर बार जी जाएगा, तो ये होगी उनकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिस्कस करने से पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, ये सब मटेरियल अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि रेप्लिकेशन होना है तो अंदर ही होना है और इन सब चीजों का हमको रिक्वायरमेंट है कि ये रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये क्यों वर्क करती है और कैसे वर्क करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन मैंने बोला है कि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन है 5 to 3 यानी 3 to 5। ओके, अलॉन्ग विद दैट इनके बीच में जो बॉन्ड है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देन इन पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलेंगे। ए के साथ टी, सी के साथ जी, ये हर बार सिमिलर रहेगा। तो हम इसे प्यूराइन और पिरिमिडाइन में भी हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, तो एक बार वो लेक्चर अगर आप एक बार फिर से उसको स्टडी कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इट इज अबाउट द जनरल आइडिया विच काइंड ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये हमने देख लिया। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टडी करने से पहले आपको दो फंक्शन स्टडी करने हैं डीएनए के। एक है हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन
और दूसरा है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। व्हाट इज हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन? डीएनए दो फंक्शन कैरी आउट कर रहा है, एक है हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन और दूसरा है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। व्हेन डीएनए मॉलिक्यूल डायरेक्ट synthesis of chemical molecule other than itself। अगर डीएनए मॉलिक्यूल क्या सिंथेसाइज कर रहा है? अगर डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा है केमिकल मॉलिक्यूल को अदर देन दी इटसेल्फ, वो खुद को नहीं बना रहा है या फिर वो डीएनए को नहीं बना रहा है, वो क्या काम कर रहा है? इट प्रोड्यूसेस और इट यूज टू सिंथेसाइज अ केमिकल मॉलिक्यूल। वो क्या बना रहा है? केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें, दो केमिकल मॉलिक्यूल वो बनाता है। वन दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए। दो चीजों में वो पार्टिसिपेट करेगा। एक है सिंथेसिस ऑफ आरएनए जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं आगे। ओके, तो जब डीएनए को नहीं सिंथेसाइज करता है, जब वो केमिकल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, एक है आरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड मॉलिक्यूल वो क्या सिंथेसाइज करता है? देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेकेंडली वो क्या सिंथेसाइज करेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ध्यान में रखना दोनों भी चीजें, क्योंकि ये हमको सेपरेटली ये दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करनी है। तो जब डीएनए सिंथेसाइज द केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, वो खुद को नहीं बना रहा है, वो केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है, उससे खुद का पार्ट छोड़ के वो केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है। तो वो कौन सा केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है? एक तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जिसे हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये फंक्शन जब वो कैरी आउट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। उस फंक्शन को, डीएनए के फंक्शन को बोलते हैं हम हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। ध्यान में रखना, हेट्रोकैटालिटिक का मतलब होता है कि व्हेन डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, वो खुद को नहीं बना रहा है, वो अदर केमिकल मॉलिक्यूल को बना रहा है, जैसे आरएनए हुआ या फिर प्रोटीन हुआ। जब वो आरएनए बनाएगा देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, जब वो प्रोटीन बनाएगा देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। ओके, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, ओके, सो इसका पूरा अपोजिट है यहाँ पे। ऑटोकैटालिटिक का मतलब क्या है कि अगेन डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करेगा वो? डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज इटसेल्फ, जब वो खुद को बनाएगा, जब डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए को बनाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। उस फंक्शन को, डीएनए के फंक्शन को बोलेंगे हम ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, जब वो खुद का डीएनए का कॉपी बना रहा है, जब वो खुद के डीएनए मॉलिक्यूल को बना रहा है। ओके, तो दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे आपको। एक हेट्रोकैटालिटिक का मतलब जब वो खुद को नहीं बना रहा है, अदर केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोकैटालिटिक। और ऑटोकैटालिटिक का मतलब क्या है कि जब वो खुद के मॉलिक्यूल को बनाता है, जब डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज इटसेल्फ, वो खुद को सिंथेसाइज करता है, खुद को बनाता है, जिसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। ओके, सो ये हेट्रोकैटालिटिक और ऑटोकैटालिटिक होने के बाद में हमको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट करना है। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। देन अब हमें स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज द मेन टॉपिक। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करने के लिए, या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की डेफिनेशन मैंने बोली है इससे पहले कि डीएनए मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी और एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिका। वो खुद के कॉपी बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेप्लिका बोलेंगे, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन। तो वो प्रोसेस कैरी आउट होने के लिए कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है, या कुछ प्रोसेस थ्रू हो जा रहा है। वन, वहां पे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, देन मैचुरेशन ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल। इतने प्रोसेस होने के बाद में वहां पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर नया डीएनए बनेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जहां पे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हो रहा है। ओके, अब जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। वो जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहती है ना, जो सीक्वेंस है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, वो अपने मोनोफॉस्फेट रूम में प्रेजेंट रहती है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। मोनोफॉस्फेट फॉर्म मतलब क्या, GMP। देन ये हो गई गुआनाइन, मोनोफॉस्फेट। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है मोनोफॉस्फेट फॉर्म है और 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यहाँ पे, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। तो आपको सिर्फ गुआनाइन, उसके बाद में एडेनाइन, जो भी सीक्वेंस आप यूज करो, एडेनाइन AMP, गुआनाइन GMP, देन साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद में कौन बचा, थायमाइन, मोनोफॉस्फेट। ओके, ये उसका मोनोफॉस्फेट फॉर्म है। मोनो, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, मोनो मतलब 2 फॉस्फेट, सॉरी सिंगल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे लगाना है आपको डी मीन्स डबल स्ट्रैंडेड। आपको पता है, आप जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर रहे हो, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो रहता है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जहां पे हमने पैकेजिंग डिस्कस किया है, वहां पे आपको बताया है कि वो सर्कुलर डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी मेंशन करना है, डबल स्ट्रैंडेड। GMP, गुआनाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड थायमाइन मोनोफॉस्फेट। ये फॉर्म में न्यूक्लियस में ये सबके सब प्रेजेंट रहेंगे, मोनोफॉस्फेट रूप। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर वो प्रोसेस हो रही है, तो ये जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका कन्वर्शन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, एंजाइम फॉस्फोराइलेज। तो ये कैसे ट्राइफॉस्फेट बनेगा, डी फिर से लिखना है GTP, देन DATP, देन CTP, देन DTTP। क्या होता है इसका मतलब, गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब अंदर जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट था, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप जहां पे प्रेजेंट था, उसका कन्वर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज किसमें हुआ है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। और उस होल प्रोसेस को बोलेंगे हम फॉस्फोराइलेशन, उस होल प्रोसेस को बोलेंगे हम फॉस्फोराइलेशन। और वो कैरी आउट होते हैं इन अंडर द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि जब तक के अंदर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक ये आगे की प्रोसेस जाएगी नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे जो दिखाया है, इसको डीएनए को स्ट्रेट किया है। मैं आपको क्लियर बोल दूं पहले ही, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था कि ये ट्विस्टेड लैडर है, तो उस ट्विस्टेड लैडर को इन्होंने स्ट्रेट किया है, और स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ पे डायग्राम आपको मेंशन किया। ओके, तो ये हम डायग्राम पे जाएंगे जब हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होगी इसकी फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब रेप्लिकेशन होने से पहले न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उसका मोनोफॉस्फेट का कन्वर्शन ट्राइफॉस्फेट में हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। क्लियर? देन सेकेंड प्रोसेस है यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके, दिस इज वन सेकेंड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस में क्या होना है कि अगर आपको रेप्लिकेशन करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो उस चीज के लिए क्या होगा कि रेप्लिकेशन होने के लिए डीएनए को ब्रेक होना होगा। अगर डीएनए को ब्रेक होना है तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा या फिर ऐसे सीक्वेंस होगी कि जहां से वो ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो डबल है, यहां से तो आपको
अलग करना है उसको। तो उस अलग होने के लिए जहां से वो सेपरेट आउट हो रहा है या फिर उसका ब्रेकिंग सेपरेट आउट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। मतलब ये डीएनए, यहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, ये डीएनए है जो नॉर्मल डीएनए है, उस डीएनए में से डीएनए को ब्रेक होना है, और ब्रेक होके जहां से वो ब्रेक होगा उस ब्रेकिंग पॉइंट को हम बोलेंगे ओ पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन पॉइंट और ओ पॉइंट। ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। ओके, इसे बोलेंगे हम ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट, जहां से ओ क्या हो रहा है, जहां से डीएनए सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो है इंडोन्यूक्लिएज। सेपरेशन के लिए जो प्रेजेंट रहेगा वो है इंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा? इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। ओके, जहां से डीएनए सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, ये डबल स्ट्रैंडेड था, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये इसका सिंगल जो है ये इधर सेपरेट हुआ और दूसरा इधर सेपरेट हुआ। ये जो दिख रहा है ये नया स्टैंड बना है, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे, दिस इज ओनली न्यू स्टैंड, ये रेप्लिकेशन बना है। तो रेप्लिकेशन हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, पहले जान लो कि ये सेपरेट हो गया। एक स्ट्रैंड इधर हुआ और एक स्ट्रैंड इधर सेपरेट हो गया, दोनों तरीके से और दोनों डायरेक्शन में वो सेपरेट आउट हो गए। और जिस पॉइंट से सेपरेट आउट होना स्टार्ट हुआ उसे बोलेंगे हम ओरिजिन पॉइंट, उसे बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। और जहां पे थम गया, रुक गया, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट, टी पॉइंट, दैट इज अ टर्मिनल पॉइंट। क्योंकि यहां से रुक गया मतलब क्या कि यहां से ओरिजिन स्टार्ट हो गया और यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो उस पॉइंट को बोलेंगे जहां से वो बनना स्टार्ट हो गया उसे टर्मिनल पॉइंट, जहां पे थम गया वो। ओके, तो जहां पे स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट, और जहां पे रुक गया उसे बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। और इस सेपरेशन के लिए ओरिजिन, और एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा सेपरेशन पॉइंट प्रेजेंट रहते हैं, ओरिजिन पॉइंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए को सेपरेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया है 3' पोजीशन, तो इसको सेपरेट करने के लिए ओरिजिन बहुत जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी, तो बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जहां से वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया डीएनए, उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट, और जहां पे रुक गया वो बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ओके, सो इट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सेकेंड प्रोसेस। देन थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस देखनी है हमको, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। थर्ड, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मतलब क्या कि डीएनए को सेपरेट होना है, डीएनए को सेपरेट होना है, अनवाइंडिंग। और ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर है। ओके, अनवाइंडिंग का मतलब सेपरेट होना, वाइंडिंग मतलब पैक होना, और अनवाइंडिंग मतलब सेपरेट होना। तो उस सेपरेशन के लिए उस सेपरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है हेलिकेज एंजाइम। जिससे पहले हमने ओरिजिन पॉइंट देखा था, उस ओरिजिन पॉइंट से जहां से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया तो ये बन जाता है वाई शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनता है ये? वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, और उस वाई शेप या फिर सेपरेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। उस हेलिकेज, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है, इसके वजह से वो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। अब ऑब्वियसली इस हेलिकेज ने उनको सेपरेट किया है, लेकिन अगर वहां पे एसएसबीपी प्रेजेंट नहीं है, एसएसबीपी का मतलब क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इनको कंबाइन नहीं होने देते, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उस बाइंडिंग प्रोटीन का वर्क क्या है कि इनको फिर से कंबाइन नहीं होने देते, क्योंकि ये सेपरेट हुआ है तो इसका जो नेचुरल एक्टिविटी है
इसका तो ऐसा ही बनना है ना, दिस इज द नेचुरल एक्टिविटी। ओके, लेकिन इसको बंधने से फिर से रोकना है, वाइंड होने से फिर से रोकना है, क्योंकि सेपरेशन तो हेलिकेज ने कर दिया, डीएनए को सेपरेट कर दिया, लेकिन वहां पे चांसेस रहते कि वो फिर से वाइंड हो जाए, क्योंकि उसकी नेचुरल एक्टिविटी है। तो उनको वाइंडिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए जो हेल्पफुल रहता है वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स है जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के अंदर, वो प्रिवेंट करता है वाइंड होने से। समझ में आया? हेलिकेज क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है डीएनए को, और एसएसबीपी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसको फिर से पैक होने से या फिर से वाइंड होने से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि अगर वो वाइंड अप हो गया तो न्यू कॉपी बनेगी नहीं, क्योंकि ये जो फिर से एक मिक्स हो गया तो न्यू कॉपी बनेगी नहीं, रेप्लिकेशन होगा नहीं। और हमें क्या करना है कि ओल्ड डीएनए से या फिर पैरेंटल डीएनए से फिर से 2 एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की बनानी है। अगर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है तो अगर ये फिर से वाइंड अप हो गया या फिर से पैक हो गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये एसएसबीपी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो है हेलिकेज एंजाइम, वो है हेलिकेज एंजाइम। दिस इज द थर्ड प्रोसेस, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ओके, डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डीएनए क्या हुआ? अनवाइंड हो गया। देखो ये लीनियर पोजीशन इनकी AT, TA, GC, ये मैंने पहले ही बोला ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, और यहाँ पे ये डीएनए सीधा किया हुआ है, और यहाँ पे वाई शेप फोर्क हुआ है, क्योंकि ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ये इधर का ये तो दिखाया हुआ है, ये बना हुआ है, इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे ये कैसे आया। ओके, तो ये तो पहले ये ऐसे ही बनेगा, सॉरी, ये ऐसे सेपरेट होगा, इट इज द वाई शेप स्ट्रक्चर। ओके, जब इसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तब ये डीएनए यहाँ पे फिर से बनेगा, और ये 2 सेपरेट डीएनए वहां पे बनेंगे। ओके, तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग। फोर्थ वन क्या दिया? रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क। रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क। रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क का मतलब क्या होता है कि सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम प्रेजेंट रहता है, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। ओके, रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क का मतलब क्या कि यहाँ पे फोर्क बना है, उस फोर्क को जहां पे वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, एक ओल्ड पैरेंटल डीएनए, और वहां पे नीचे जो बनेंगे वो डॉटर डीएनए बनेंगे। तो जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको वाई शेप, ये नॉर्मल डीएनए ऊपर का, और ये सेपरेट आउट हुआ है, तो जहां से सेपरेट आउट हुआ है उस पॉइंट को बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फोर्क। जो वाई शेप ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे जॉइंट है तो उसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। और ये रेप्लिकेशन फोर्क बनता है विद द हेल्प ऑफ सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम, उसके हेल्प से ये स्ट्रक्चर बने। ओके, सो दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क। मतलब यहाँ पे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे हम रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क। यहाँ पे ये फोर्क बना है जहां से न्यू डॉटर डीएनए बनने का स्टार्ट हो गया। सो दैट इज वन दी रेप्लिकेशन ऑफ फोर्थ वन। देन उसके बाद में फिफ्थ जो है वो है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड बनने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमेज प्रेजेंट रहता है। ओके, एक है आरएनए प्राइमर और दूसरा है पॉलीमरेज। ये 2 एंजाइम वहां पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सिंथेसिस ऑफ डीएनए करना है, सिंथेसिस बनाना है आपको डीएनए को, तो ऑब्वियसली अब ये डीएनए हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको डायग्राम में दी है। इस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दोनों भी स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, यहाँ का भी और यहाँ का भी, क्योंकि ये न्यू डीएनए बनने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रैंड विच इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। जो स्ट्रैंड डीएनए का, ओल्ड डीएनए का जो स्ट्रैंड
न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड को बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए होना है, यहाँ पे न्यू एक डीएनए बनेगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगी। और इससे पहले भी बोला है मैंने कि अगर यहाँ पे ए है और इधर टी सेपरेट हुआ है, राइट, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी सेपरेट हुआ है, यहाँ पे फिर से टी लिख दो, यहाँ पे ए आएगा, या भी जो भी है, तो ये सेपरेट आउट हो गए, क्लियर। लेकिन अगर आपको इस यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की रिक्वायरमेंट है, न्यू डीएनए बनने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए ही आएगा, यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे सी आएगा, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ ए है तो यहाँ पे टी आएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगी, टी के साथ में ए। ओके, तो क्योंकि पता है हमको कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही बननी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बननी है मतलब क्या, कि अगर इधर ए प्रेजेंट है तो उधर आएगा, उसके अपोजिट साइड में आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर टी। अगर इधर सी है तो उसके अपोजिट साइड में आएगा जी। ओके, और ये आते कहां से हैं? अगर डीएनए हमारा ओल्ड डीएनए प्रेजेंट है, ओल्ड डीएनए में हमको पता है ए टी जी टी, और इधर ये प्रेजेंट है, ये तो आया है। ये जो नया डीएनए बना है, ये जो दिख रहा है आपको टी ए जी टी सी, ये तो अट्रैक्ट किए, कहां से अट्रैक्ट किए, कहां से आया है? तो एक्चुअली जो न्यूक्लियोप्लाज्म, इससे पहले हमने यही चीज वहां पे डिस्क्राइब करने के लिए मैंने पहले आपको बोला है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है सबके सब ये प्रेजेंट रहते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन। अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है डीएनए का, ये पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन है कि अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है या फिर एडेनाइन, गुआनाइन जो भी प्रेजेंट है, ये सब अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स दी डीएनए स्ट्रैंड। नया डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म में से वो सबके सब अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है सबके सब न्यूक्लियस में हो रही है। जो भी प्रोसेस हो रही है वो ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस हो रही है। तो अंदर यहीं पे अगर ये स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ऐसा डीएनए अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज ओनली न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो गया है, इस यहाँ से न्यू डीएनए बनना है। तो इस न्यूक्लियस में इधर सबके सब घूम रहे बाहर, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, सब जगह पे यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन सब ऐसे आजू बाजू में यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में घूम रहे। अब जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो पॉलीमरेज है उसको अट्रैक्ट करेगा और टी को यहाँ पे लाएगा। सी है तो इसको जी की रिक्वायरमेंट है तो फिर यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे टी है तो फिर से यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि पॉलीमरेज का काम है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म में सबके सब घूम रहे हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोनाइन, जो थायामाइन है, मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, जो भी इस न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर घूम रहे हैं, इन सब जो घूम रहे हैं इनको क्या करना है, ये पॉलीमरेज अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के बाद में अगर इसको पता है कि ए के साथ में टी रिक्वायर्ड है, ओके, जी के साथ में सी रिक्वायर्ड है, या फिर टी के साथ में ये रिक्वायर्ड है, ओके, तो जो भी है उस चीज के लिए क्या करेगा कि ये पॉलीमरेज जितने भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वहां पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में से इन सबको अट्रैक्ट करके, पॉलीमरेज का काम है इनको अट्रैक्ट करके, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ए के साथ में टी जा रहा है या फिर टी सेपरेट हुआ है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए अगर सेपरेट हुआ है, ये स्ट्रैंड बन रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये स्ट्रैंड यहाँ पे बनने के लिए ये पॉलीमरेज क्या करेगा, अगर ये स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है तो ये सबके सब न्यूक्लियोटाइड ये अट्रैक्ट करेगा और उनके साथ में इनको कंबाइन करेगा। मतलब ए ऑलवेज कंबाइन विद टी, जी ऑलवेज कंबाइन विद सी, एंड टी ऑलवेज कंबाइन विद ये इसको पता है। ओके, इसको ये चीजें पता है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। और अट्रैक्ट करने के बाद में ये यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बनता हुआ आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पे जैसे ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ से सेपरेट हुए, तो ये जो बन रहा है ये तो न्यू स्ट्रैंड है। ओके, इसका तो सीक्वेंस क्या सेपरेट आउट हुआ था, ए सेपरेट हुआ था, टी सेपरेट हुआ था, इधर ए सेपरेट हुआ था, इधर फिर से टी सेपरेट हुआ था, तो यहाँ से तो ये स्ट्रैंड बन रहा है। ओके, तो ये बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है, ये पॉलीमरेज ला रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एडेनाइन, गुआनाइन जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ये यहाँ पे आएगी और इसको सेटल करेगी। और इनको पता है कि ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कंबाइन विद टी,
सी ऑलवेज कंबाइन विद जी, और यही सीक्वेंस से अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ में इसको पेयर अप करेगा। ओके, सो यहाँ पे बन जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो ये पॉलीमरेज का काम है। देन अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर। यहाँ पे मैंने ये आरएनए प्राइमर की डायग्राम निकाली है। ये आरएनए प्राइमर का क्या फंक्शन है? पॉलीमरेज का हमने पढ़ लिया कि पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म में से अट्रैक्ट करेगा और वहां पे न्यू स्ट्रैंड वहां पे अटैच करेगा। ओके, देन अब ये आरएनए प्राइमर का क्या काम है? जो आरएनए प्राइमर है ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है 3 प्राइम पोजीशन पे। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्राइमर। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 प्राइम पोजीशन पे स्टार्ट होगा और 5 पे एंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये डायग्राम में आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखेगा, दिस इज 1 3 प्राइम पोजीशन, यहाँ पे 5। ओके, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ से 3 प्राइम और फिर डॉटेड, फिर एक पूरा एरो और यहाँ पे 5 प्राइम। तो जो प्राइमर है ये स्टार्ट होता है 3 प्राइम पोजीशन से, और 3 प्राइम पोजीशन से स्टार्ट होना था। प्राइमर का मतलब क्या है कि स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लीडिंग तो पूरा बन रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड जो बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और वो स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियल जो पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं हम आरएनए प्राइमर। ओके, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा ये है आरएनए प्राइमर, और इस आरएनए प्राइमर को लाने का काम करता है आरएनए प्राइमेज, ये एंजाइम। आरएनए प्राइमेज क्या है? एंजाइम है जो क्या कर रहा है, आरएनए प्राइमर को अट्रैक्ट कर रहा है और वहां पे ला रहा है। ओके, सो आरएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर को लाना और यहाँ पे अटैच करना, इनिशिएट करना न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन की प्रोसेस। जैसे हमने सिंथेसिस में देखा है पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है और आरएनए प्राइमर क्या फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस हमको स्टडी करनी है वो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड है। व्हाट इज माय लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे हमको ये 2 स्ट्रैंड स्टडी करने हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड रहता है, आपके डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड जो रहेगा वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा और एंड होगा 3 प्राइम पे। एंड कहाँ पे होता है? 3 प्राइम पोजीशन पे एंड होता है लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, देन ये जो लीडिंग स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, देखो दिस इज वन दी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कैसे स्ट्रैंड है? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, और इसका क्या फंक्शन है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एट अ फास्टर रेट। जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि हमने ये देखा है, ये जो बना है ये कैसे बना है ये देख रहे हैं हम। जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा कि यहाँ पे फास्टर रेट पे बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। व्हाट अबाउट लैगिंग स्ट्रैंड? लैगिंग स्ट्रैंड जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ पे एंड हो रहा है? 5 प्राइम पोजीशन पे एंड हो रहा है। ओके, एंड एट 5 प्राइम पोजीशन पे। ओके, सो इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? 3 प्राइम पे एंड हो रहा है तो ये कैसे बनेगा? 5 to 3 ऐसी इसकी पोजीशन रहेगी, क्योंकि एंड 3 पे हो रहा है तो स्टार्ट 5 से होगा। लैगिंग स्ट्रैंड 5 पे एंड हो रहा है, मतलब ये 3 से स्टार्ट हुआ और 5 पे एंड हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, दिख रहा है? ओके, पूरा बना हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड प्रेजेंट है। और उसके साथ में ये इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन रहता है स्ट्रैंड का, ये स्लोअर फॉर्मेशन रहता है। देखिए फिर से, लीडिंग स्ट्रैंड किसे बोला है हमने? जो स्ट्रैंड 3 प्राइम पोजीशन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, देन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, जो स्ट्रैंड 3 प्राइम पोजीशन पे खत्म होता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड 5 प्राइम पोजीशन पे खत्म होता है उसे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन रहेंगी वो 5 to 3 रहेंगी, क्योंकि 3 पे खत्म हो रहा है। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड में, कोई भी ब्रेकेज फॉर्मेशन हो नहीं रहे। ब्रेकेज फॉर्मेशन है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। देन कंटिन्यूअस होने की वजह से इसके जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो बन रहा है स्ट्रैंड, इसका फॉर्मेशन का रेट कैसे रहेगा? फास्टर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर वन। अब लैगिंग स्ट्रैंड जो ये कैसे है? 5 प्राइम पे खत्म हो रहा है, सो 5 पे खत्म हो रहा है तो इसकी पोजीशन कहां से रहेगी? 3 to 5। ओके, 3 to 5। ओके, देन डिसकंटिन्यूअस है, प्राइमर, फिर ओकाज़की फ्रैगमेंट, फिर प्राइमर और फिर ओकाज़की फ्रैगमेंट। देन फॉर्मेशन का रेट डिसकंटिन्यूअस है, इसके लिए इसका फॉर्मेशन का रेट कैसे रहेगा? स्लोअर रेट में, बहुत ज्यादा फास्टर रेट में
नहीं बनेगा। तो ये हो गए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, सिंथेसिस स्टडी किया हमने। सिंथेसिस के बाद में ये सिंथेसाइज हो गया स्ट्रैंड, स्ट्रैंड फॉर्मेशन की, सिंथेसिस मतलब स्ट्रैंड फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो ये सिंथेसाइज होने के बाद में ये प्राइमर और ये जो पॉलीमरेज है ये कैसे स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर रहा है ये हमने देखा है। तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है ये एक लीडिंग स्ट्रैंड रहता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। ये जो कंटिन्यूस दिख रहा है वो लीडिंग है और ये जो डिसकंटिन्यूस दिख रहा है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ओके, देन उसके बाद में जो हमको स्टडी करना है वो मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, अब यहाँ पे ये डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको ये ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर, इसके बाद में कंटिन्यूस एरो, फिर से डॉटेड स्ट्रक्चर, फिर से कंटिन्यूस एरो, उसके बाद में फिर से डॉटेड स्ट्रक्चर और फिर से कंटिन्यूस एरो। ये जो आपको दिख रहा है कंटिन्यू एरो, इसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो आपको लैगिंग स्ट्रैंड में मिलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड में नहीं। लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। ओके, अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है इनको कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जैसे लीडिंग स्ट्रैंड बना है वैसे इसको भी बनना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रैंड फॉर्मेशन है। तो अगर ये स्ट्रैंड बनना है तो इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ये क्या है? आरएनए प्राइमर है, हर एक के बीच में ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब तक कि ये आरएनए प्राइमर रिमूव नहीं होगा और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट कंटिन्यूस नहीं होंगे तब तक के स्ट्रैंड बनेगा नहीं, राइट ना? तब तक के स्ट्रैंड वहां पे बनेगा नहीं। तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए वहां पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्राइमर यहां से रिमूव होगा और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है ये कंटिन्यू स्ट्रैंड, ऐसे स्ट्रैंड फॉर्मेशन करेंगे तब यहाँ पे पूरा स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। लीडिंग स्ट्रैंड तो इजीली कंटिन्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन लैगिंग का इशू है क्योंकि वहां पे प्राइमर प्रेजेंट है, डिसकंटिन्यूटी। तो वहां पे भी ऐसा स्ट्रैंड बनना है, न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनना है, न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे भी बनना है। तो अगर न्यू स्ट्रैंड बनना है तो यहाँ पे जो प्राइमर प्रेजेंट है वो रिमूव होना चाहिए। जब ये प्राइमर रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होने के बाद में ये स्ट्रैंड कैसे होगा? कंटिन्यूस होगा। तो उस प्राइमर को रिमूव करने के लिए वहां पे प्रेजेंट रहता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, तो ये एंजाइम प्रोकैरियोट में काम करेगा रिमूव करने का और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये करेगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए अब प्राइमर रिमूव हो गया, अब क्या है? इन फ्रैगमेंट्स को, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करना है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइंट करने के लिए डीएनए लाइगेज प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट है? डीएनए लाइगेज प्रेजेंट है और ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा? ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करेगा। अब जब ये ज्वाइंट हो जाएंगे तब ये पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा। ये जब ये ज्वाइंट हो जाएंगे तब ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा। एक तरफ होगा लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरी तरफ होगा लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के मतलब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड बना है और यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड, मतलब एक ओल्ड डीएनए से दो डॉटर डीएनए सेल बने, डॉटर डीएनए बनेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट दी मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब लास्ट जो बचा है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल। लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल। ओके, अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट प्राइमर रिमूव हो गया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट ज्वाइंट हो गए डीएनए लाइगेज की हेल्प से और यहाँ पे पूरा एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया और उस एक सिंगल स्ट्रैंड से यहाँ पे दो पैरेंट डॉटर सेल बने। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डीएनए। क्या बना है वहां पे? टू आइडेंटिकल डीएनए बना है, जो बना है विद द हेल्प ऑफ डीएनए गायरेज। किसके हेल्प से? डीएनए गायरेज के हेल्प से। यहाँ पे अब ये बनने के बाद में ओकाजाकी फ्रैगमेंट कंटिन्यूस होने के बाद में अब ये सेपरेट आउट हो जाएगी और दो सेपरेट डीएनए वहां पे बनेंगे और
वो जो काम करेगा वहां पे जो एंजाइम रहेगा वो कौन सा रहेगा, डीएनए गायरेज। ओके, तो डीएनए गायरेज के हेल्प से ये फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल हो गया है सिंगल। अब इसे हमने एक सेकेंड नाम दिया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो 2 डॉटर सेल बने हैं या फिर 2 डॉटर डीएनए बने हैं, उन 2 डॉटर डीएनए में 50% ओल्ड डीएनए है और 50% न्यू डीएनए है। जो भी स्ट्रैंड बना है इस स्ट्रैंड में 50% क्या रहेगा, ओल्ड डीएनए रहेगा और 50% क्या रहेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड रहेगा। 50% यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रैंड बनेगा, 50% ओल्ड का रहेगा और 50% न्यू का रहेगा। ओके, सो जहां पे 50% डॉटर पेरेंटल है और 50% न्यू सेल है, तो उस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दैट काइंड ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे 50% old DNA is present and 50% is new DNA is present, that kind of replication is called as a semi-conservative replication। उस replication को बोलेंगे हम semi-conservative replication। ध्यान में रखना 50% old DNA का पोर्शन रहता है और 50% new DNA का पोर्शन रहता है। ओके, फिर से एक बार देख लो, हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टडी किया है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस इटसेल्फ एग्जैक्ट कॉपी, खुद की एक एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है जिसे हम रेप्लिका बोलते हैं। ओके, अब ये चीजें करने के लिए वहां पे डीएनए 2 काम करता है, एक है हेट्रोकैटालिटिक और दूसरा है ऑटोकैटालिटिक। हेट्रोकैटालिटिक किसे बोला है हमने, जहां पे डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा है या फिर सिंथेसिस कर रहा है केमिकल मॉलिक्यूल, लेकिन वो डीएनए नहीं बना रहा है, वो केमिकल मॉलिक्यूल बना रहा है अदर देन इटसेल्फ। खुद से अलग होके, डीएनए से अलग होके वो अदर मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे आरएनए और प्रोटीन। अगर वो आरएनए बना रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, अगर वो प्रोटीन बना रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। ये हमको दोनों भी डिटेल में बाद में स्टडी करनी है। तो उस फंक्शन को बोलेंगे, उस डीएनए के फंक्शन को बोलेंगे हम हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। ऑटोकैटालिटिक का मतलब क्या होता है कि डीएनए सिंथेसाइज इट्स ओन इटसेल्फ, वो खुद की कॉपी बना रहा है, खुद का एक रेप्लिका बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमको स्टडी करना है, तो उसकी पहली मेथड हमने स्टडी की है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट। देखा है हमने, ओके, पहले ही शुरुआत में इसको डिस्क्राइब किया है। मतलब उसको एक्टिवेट करना है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और मोनोफॉस्फेट का कन्वर्शन ट्राइफॉस्फेट पे करना है। जैसे जीएमपी, जीएमपी मतलब गुआनाइन मोनोफॉस्फेट, उसका कन्वर्शन होगा ट्राइफॉस्फेट में, जीटीपी गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट। उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और वो होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरिलेज। सेकेंड जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक यहाँ पे हमारा डीएनए ऐसा है और ये इधर टूट रहा है, आधा इधर टूट रहा है, ओके, बीच में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि इसका ही पार्ट है वो, तो ये सेपरेट हो रहा है। तो जिस पॉइंट से सेपरेट हो रहा है उसे बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, और जहां पे एंड हो रहा है उसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। दैट इज ओरिजिन पॉइंट बनाने के लिए कि उसको सेपरेट करना है, तो वहां पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, इंडोन्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग मतलब क्या कि ये जो डीएनए इसको सेपरेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो ट्विस्टेड है, स्ट्रक्चर डीएनए का ट्विस्टेड है, उस ट्विस्ट को अनवाइंड करना है, सेपरेट करना है। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और सेपरेट करने के लिए डीएनए को वहां पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, हेलिकेज एंजाइम पर करेगा। क्या करेगा वो ओरिजिन पॉइंट से इसको सेपरेट अनवाइंड करना स्टार्ट करेगा। अब अनवाइंड होने के बाद में वो फिर से ज्वाइन में होना चाहिए, वाइंडिंग नहीं होना चाहिए, तो वहां पे कौन सा प्रोटीन काम करेंगे, SSBP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उनको एक साथ आने से, क्योंकि यहाँ से जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे तब तक वहां पे एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उनको वो प्रिवेंट करता है एक साथ आने से, वाइंडिंग अप होने से। नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया है, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब क्या है कि जहां से डीएनए सेपरेट हो रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन को बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, न्यू डीएनए की कॉपीज बनने के लिए तैयार होगी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फोर्क। देन नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आरएनए प्राइमर वर्क करता है, पॉलीमरेज वर्क करता है।
पॉलीमरेज का काम है न्यूक्लियोप्लाज्म में जितने भी एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट करना और इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उनको लाना। अगर यहाँ पे ए है तो टी को वो अट्रैक्ट करेगा, अगर यहाँ पे टी प्रेजेंट है तो ए को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे कंबाइन करेगा। ये पॉलीमरेज का काम। आरएनए प्राइमर वहां पे प्रेजेंट रहता है। प्राइमर का काम आपको पता है कि वो इनिशिएट करता है स्ट्रैंड बनाने के लिए। ओके, आरएनए प्राइमेज ये एंजाइम है आरएनए प्राइमर को लाने के लिए। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड देखे हमने। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड रहता है, एंड होता है 3 प्राइम पोजीशन पे। इसका जो कंटिन्यूटी रहती है तो फास्टर रेट रहता है बनने का, स्ट्रैंड फॉर्मेशन का। लैगिंग स्ट्रैंड हमने स्टडी किया है, लैगिंग स्ट्रैंड एंड होता है 5 प्राइम पोजीशन पे। देन डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ब्रेकेज है बीच में, और इस डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनने के लिए इट इज रिक्वायर्ड मोर टाइम, सो इट इज अ स्लोअर प्रोसेस। सो यहाँ पे देखा है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद में मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं रहते, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे पहले प्राइमर फिर एरो, प्राइमर फिर एरो। तो ये जो एरो दिख रहा है, कंटिन्यूस लाइन दिख रही है, वो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और ये जो डॉटेड लाइन है वो है आरएनए प्राइमर। तो इनको, इस प्राइमर को जब रिमूव करेंगे तभी यहाँ से ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट ज्वाइन होंगे। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है, और आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक स्ट्रैंड कंटिन्यू नहीं होगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कनेक्ट नहीं होंगे। तो उनको प्राइमर को निकालने के लिए कौन सा एंजाइम रहेगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन केस ऑफ यूकैरियोट, एंड डीएनए प्राइमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। ओके, एंड फाइनली ये सब होने के बाद में जो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल होता है, मतलब ये यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस, और ये ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब हाफ पोर्शन यहाँ का और हाफ पोर्शन यहाँ का। तो 50% ओल्ड डीएनए एंड 50% न्यू डीएनए। तो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म from a single old DNA, and that process is called as a replication of DNA. Thank you.